उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर में एक गांव है बनकट, जो थाना बेलघाट के क्षेत्र में आता है। पश्चिम बंगाल में कोयले की खदान में काम करने वाले राम सिधारे अपने परिवार के साथ बनकट गांव में रहता था। राम सिधारे के परिवार में पिता वंशजराज के अलावा 3 बेटियां और 1 बेटा था। उसकी पत्नी विमला की करीब 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसने अपनी बड़ी बेटी माधुरी की शादी पत्नी की मौत के कुछ दिनों बाद पड़ोस के गांव बरपरवा बाबू के रहने वाले जितेंद्र के साथ कर दी थी। राम सिधारे के कंधों पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी बची थी। चूँकि राम सिधारे पश्चिम बंगाल में रहता था, इसलिए बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उसके पिता वंशजराज के ऊपर थी। वही उनकी परवरिश कर रहे थे। राम सिधारे के घर पर ना रहने के बावजूद तीनों बच्चे ठीक पढ़ रहे थे। बेटा अरुण और बेटी साधना हाई स्कूल में थी और मंझली बेटी पूजा स्नातक पास कर चुकी थी। घर में रहकर वो कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। बीच बीच में राम सिधारे बच्चों की हाल खबर लेने के लिए घर आता रहता था, ताकि बच्चों को माँ की कमी न खले। कुछ दिन बच्चों के बीच बिताकर वो फिर नौकरी पर लौट जाता था। पिता के प्यार और दुलार से बच्चों को कभी माँ की कमी नहीं खली थी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DDF डार्क डीड्स फाइल्स। अगर आप क्राइम की कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि क्राइम की कहानियाँ हमें ज़रूर कुछ सिखा जाती है, तो कंसिडर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस केस। 31 जनवरी 2019 की बात है। रात 10 बजे घर के सभी लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। बच्चों के दादा वंशजराज दालान में सो रहे थे, जबकि पूजा, साधना और अरुण अलग अलग कमरे में सो रहे थे। पूजा और साधना रोज़ाना की तरह सुबह 6 बजे उठी। घर का मुख्य द्वार खोलकर उन्होंने बाहर जाना चाहा तो दरवाज़ा नहीं खुला। किसी ने शायद बाहर से दरवाजे पर कुंडी लगा दी थी। काफ़ी प्रयास करने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो दोनों बहनें ये सोचकर भाई अरुण के कमरे में गई कि उससे कहकर दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास करूँगी, लेकिन अरुण अपने कमरे में नहीं मिला। यह देखकर दोनों बहनें हैरान रह गई कि बिना किसी को कुछ बताए इतनी सुबह वो कहाँ चला गया। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन अरुण कहीं नहीं मिला। तो दोनों बहनें दालान में सो रहे दादा वंशजराज के पास पहुंची। उन्हें जगाकर दोनों ने अरुण के बारे में पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है और ना ही उसे बाहर जाते हुए देखा। बुजुर्ग वंशजराज भी पोते के अचानक गायब होने से परेशान थे। अरुण के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने से घर वाले परेशान हो गए। ऊपर से मकान का मेन गेट भी बाहर से बंद था। अंततः साधना ने पड़ोस में रहने वाले चचेरे बाबा नंदू को फ़ोन किया और बाहर से लगी मेन गेट की कुंडी खोलने को कहा। उसने नंदू बाबा को यह भी बताया कि किसी ने शरारतवश कुंडी लगा दी होगी। कुछ देर में वह दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आए। उन्हें अरुण के गायब होने की बात पता चली तो वो भी परेशान हो गए। घर के सभी लोग अरुण को गाँव में ढूंढने लगे। कुछ ही देर में पूरे गाँव में अरुण के गायब होने की बात फैल गई। यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी कि घर में सोया अरुण आखिर कहाँ गायब हो गया। अरुण की तलाश में दादा वंशजराज, नंदू, पूजा और साधना अलग अलग दिशाओं में निकल गए। इससे पहले पूजा और साधना ने अपने रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों को फ़ोन करके अरुण का पता लगा लिया था। बहरहाल अरुण की तलाश करते करते 3 घंटे बीत गए। उसके ना मिलने से सभी परेशान थे। उसे लेकर उनके मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। पता नहीं नंदू के मन में क्या आया। वो अपने आलू के खेत की तरफ मुड़ गए। आलू का वो खेत वंशजराज के घर से मात्र 50 मीटर दूर था। नंदू आलू के खेत में पहुंचे तो उन्हें खेत के बीचों बीच कोई औंधे मुंह पड़ा दिखा। जब वह उसके नज़दीक पहुंचे और ध्यान से देखा तो चौंके, क्योंकि वह अरुण का शव था। किसी ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। नंदू दौड़े दौड़े गाँव पहुँचे और यह जानकारी भाई वंशजराज को दी। अरुण की हत्या की बात सुनकर घर में रोना पीटना शुरू हो गया। वंशजराज और उनकी दोनों पुत्रियां पूजा और साधना रोते बिलखते आलू के खेत में पहुंची, जहां अरुण की लाश पड़ी थी। अरुण की हत्या की सूचना मिलते ही गांव वाले भी मौके पर पहुंच गए। इसी बीच किसी ने इस घटना की सूचना बेलघाट थाने को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुरेश चंद्र राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने CO गोला सतीश चंद्र शुक्ला और SP दक्षिण विपुल कुमार श्रीवास्तव को भी सूचना दे दी। सूचना मिलने पर दोनों पुलिस अधिकारी मौके वारदात पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो पता चला हत्यारों ने अरुण की हत्या किसी तेज धारदार हथियार से गला रेत कर की थी। उसका कसरती बदन देखकर लगता था कि हत्यारों की संख्या 2 से 3 रही होगी, क्योंकि वह अकेले आदमी के वश में नहीं आ सकता था। खेत में संघर्ष का कोई निशान भी नहीं मिला था। इस बात ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया था। पुलिस ने मौके की और गहराई से जांच की,
जिस जगह पर अरुण की लाश पड़ी थी वहाँ खून सूख कर काला पड़ चुका था। इससे यही अनुमान लगाया जा रहा था कि घटना को 8-10 घंटे पहले अंजाम दिया गया होगा। लाश के अलावा पुलिस को मौके पर कुछ और नहीं मिला था। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई निपटा कर लाश पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गुलरिहा भिजवा दी। मृतक अरुण की बड़ी बहन पूजा उर्फ सोनाली ने गांव के ही 5 व्यक्तियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी सुरेश चंद्र राम को नामजद तहरीर की। पूजा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अशोक मौर्य, चंद्रशेखर मौर्य, इंद्रजीत मौर्य, विनोद मौर्य और दशरथ मौर्य के खिलाफ भांडवी की धाराओं 147, 148, 149, 302, 506, 120B और 31 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चूँकि यह मामला SC/ST एक्ट से जुड़ा था, इसलिए जांच की जिम्मेदारी सीओ सतीश चंद्र शुक्ला को सौंप दी गई। सीओ साहब ने सबसे पहले वादी पूजा उर्फ सोनाली से अरुण की हत्या के संबंध में जानकारी ली। पूजा ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले अरुण को दशरथ मौर्य ने जेल भिजवाया था। वह उसकी बेटी कंचन से प्यार करता था, कंचन भी उससे प्रेम करती थी। एक दिन दोनों ही घर छोड़कर भाग गए थे। दशरथ मौर्य ने नाबालिग बेटी कंचन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट बेलघाट थाने में दर्ज करा दी थी। पुलिस ने कोशिश करके अरुण और कंचन को ढूंढ निकाला और अरुण को जेल भेज दिया था। जुलाई 2018 में वह जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। भाई के जेल से आने के बाद से ही यह लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे। पूजा ने उन्हें बताया कि दशरथ मौर्य ने अपने चारों बेटों अशोक, चंद्रशेखर, इंद्रजीत और विनोद के साथ मिलकर अरुण की हत्या कर दी है। सीओ सतीश चंद्र शुक्ला ने पूजा के बयान की पड़ताल की तो उसकी बात सच निकली। इसके बाद सतीश चंद्र पुलिस टीम के साथ दशरथ मौर्य के घर पहुंच गए। मौके से अशोक, चंद्रशेखर और इंद्रजीत दबोच लिए गए। विनोद और उसका पिता दशरथ पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गए थे। तीनों को हिरासत में लेकर वह थाने आ गए। सीओ शुक्ला ने हिरासत में लिए गए अशोक मौर्य से दशरथ और विनोद के ठिकाने के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया, सर, अरुण की हत्या हमने नहीं की और ना ही मेरे पिता फरार हैं। वह तो छोटे भाई विनोद के साथ घटना से 2 दिन पहले कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज चले गए थे। अशोक मौर्य ने आगे बताया, साहब, अरुण पिछले साल मेरी बहन कंचन को बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया था। उसके खिलाफ बेलघाट थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जुलाई में अरुण जमानत पर जेल से आ गया। उसके बाद से हम खुद ही कंचन की निगरानी करते रहे। फिर दोबारा वो कंचन से कभी नहीं मिला और हमने भी यह बात भुला दी। फिर हम उसकी हत्या भला क्यों करेंगे। अशोक के बयान ने सीओ शुक्ला को सोचने पर विवश कर दिया था। इधर 2 फरवरी को अरुण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी हत्या पहले गला दबाकर की गई, फिर किसी तेज धार हथियार से उसका गला रेता गया था। उधर जांच में यह बात सामने आ गई कि दशरथ मौर्य और उसका बेटा विनोद मौर्य वाकई घटना से 2 दिन पहले यानी 29 जनवरी को कुंभ स्नान करने प्रयागराज गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने और घटना की पड़ताल करने के बाद सीओ सतीश चंद्र शुक्ला के गले से यह बात नीचे नहीं उतरी कि जब आरोपी दशरथ मौर्य और उसका बेटा विनोद 2 दिन पहले ही घटना स्थल से 200 किलोमीटर दूर प्रयागराज चले गए थे तो वो भला हत्या कैसे कर सकते थे। इसमें ज़रूर कोई बड़ा पेंच था। इसके बाद सीओ सतीश चंद्र शुक्ला ने एक बार फिर से पूजा को थाने बुलाकर पूछताछ की और जाँच पड़ताल के लिए उसका मोबाइल फ़ोन मांगा। सीओ शुक्ला के फ़ोन मांगने पर पूजा सकपका गई और फ़ोन देने में आनाकानी करने लगी। पूजा की यह हरकत सतीश शुक्ला को थोड़ा अजीब लगी। उन्होंने पूछताछ करके उसे घर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने पूजा के मोबाइल फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स की जांच में पता चला कि उसके फ़ोन पर घटना वाली रात में 11:58 तक बातचीत हुई थी। फिर उसी नंबर पर सुबह करीब 7:15 बजे भी बात हुई थी। पूजा की जिस फ़ोन नंबर पर बात हुई थी, पुलिस ने उस फ़ोन नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई। वह नंबर बेलघाट थाने के बरपरवा बाबू निवासी धर्मेंद्र कुमार का निकला। धर्मेंद्र मृतक अरुण के सगे बहनोई का छोटा भाई था। पुलिस ने धर्मेंद्र को हिरासत में ले लिया। थाने में उससे सख्ती से पूछताछ की गई। धर्मेंद्र कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, इसलिए उसने बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि अरुण की हत्या उसने अपनी प्रेमिका पूजा उर्फ सोनाली के साथ मिलकर की थी। धर्मेंद्र के बयान के बाद पुलिस उसे जीप में बैठाकर पूजा को गिरफ्तार करने बनकट गांव पहुंची। दरवाजे पर पुलिस को आया देख पूजा के दादा वंशज राज ने पुलिस से अरुण के हत्यारों के बारे में पूछताछ की तो पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि पुलिस अपना काम कर रही है।
हत्यारे जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। फिर उन्होंने उनसे पूजा के बारे में पूछताछ की। पूजा उस समय घर में ही थी। पुलिस के वहां आने की जानकारी होते ही पूजा भी कमरे से बाहर निकल आई। तभी महिला कांस्टेबल ने पूजा को जीप में बिठा लिया। यह देखकर वंशजराज हैरान रह गए। वो भी नहीं समझ पाए कि पुलिस पूजा को अपने साथ क्यों और कहां ले जा रही है। लेकिन जैसे ही पूजा की नज़रें जीप में बैठे युवक पर पड़ी तो वह चौंक गई, क्योंकि वह उसका ही प्रेमी था। अब पूजा को यह समझते देर नहीं लगी कि उसकी रची हुई कहानी से पर्दा उठ चुका है। पुलिस अरुण के कातिलों तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने थाने में पूजा और धर्मेंद्र को आमने सामने बिठाकर अरुण की हत्या के बारे में पूछताछ की तो पूजा ने खुद पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसने प्रेमी धर्मेंद्र के साथ मिलकर अपने एक लौते भाई को मार डाला। पूजा के बयान से उसके भाई अरुण की रूह कपाने वाली जो कहानी सामने आई इस प्रकार निकली। 21 वर्षीय पूजा थी तो ये गहरे बदन और साधारण शक्ल सूरत की, लेकिन उसके नैन नक्श तीखे थे। पूजा के पिता पश्चिम बंगाल में नौकरी करते थे। दादा वंशजराज ही बच्चों की देखभाल करते थे। पूजा की बड़ी बहन माधुरी की शादी बनकट से थोड़े दूर बरपरवा बाबू के जितेंद्र के साथ 5 साल पहले हुई थी। जितेंद्र CRPF में नौकरी करता था। जितेंद्र से छोटे 4 भाई और थे। इनमें तीसरे नंबर का भाई धर्मेंद्र था। ग्रेजुएशन करने के बाद धर्मेंद्र ने पुलिस में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर दी थी। पिता पंजाब में काम करते थे। बड़े भाई की ससुराल आते जाते 4 साल पहले धर्मेंद्र और पूजा के बीच नज़दीकी बढ़ गई थी। धर्मेंद्र पूजा की खूबसूरती पर मर मिटा था। चूँकि दोनों के बीच रिश्ता भी मजाक का था, इसलिए मजाक मजाक में वह खूबसूरत साली पूजा को छेड़ता रहता था। इसी छेड़छाड़ के दौरान दोनों में कब प्यार के अंकुर फूटे ना पूजा ही जान सकी और ना ही धर्मेंद्र। पूजा से प्यार होने के बाद धर्मेंद्र का भाई के ससुराल में आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। पूजा के गांव के बगल वाले गांव में धर्मेंद्र की ननिहाल थी। वह जब भी अपनी ननिहाल आता तो पूजा से मिलने ज़रूर आता था। धर्मेंद्र को देखते ही पूजा का चेहरा खुशी से खिल उठता था। उसे देखकर वह भी खुशी से झूम उठता था। पूजा और धर्मेंद्र यह जानकर बेहद खुश रहते थे कि पिछले 4 सालों से उनके प्यार पर किसी की नज़र नहीं गई थी। पर शायद यह दोनों की बहुत बड़ी भूल थी। पूजा के छोटे भाई अरुण को बहन और जीजा के भाई धर्मेंद्र के रिश्ते पर शक हो गया था। वह समझ गया था कि दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, लेकिन वह यह सोचकर चुप हो जाता था कि दोनों के बीच मजाक का रिश्ता है। ऐसा थोड़ा बहुत तो चलता है, जबकि उनके बीच तो कोई दूसरी ही खिचड़ी पक रही थी। जब से अरुण को धर्मेंद्र पर शक हुआ था, तब से वह उसे देखते ही अंदर जल भुन जाता था। वो नहीं चाहता था कि धर्मेंद्र वहां आए। अरुण पूजा को भी उससे दूर रहने के लिए समझाता था। उसके हाव भाव से पूजा समझ गई थी कि अरुण को उस पर शक हो गया है। यह बात उसने प्रेमी धर्मेंद्र को बताकर सतर्क कर दिया था। उस दिन के बाद से धर्मेंद्र जब भी पूजा से मिलने भाई के ससुराल आता तो अरुण को देखकर सतर्क हो जाता और पूजा से कम ही बातचीत करता, जिससे अरुण को लगने लगा कि उनके बीच कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। धर्मेंद्र और पूजा को अब अरुण प्यार के बीच का कांटा लगने लगा। इतना ही नहीं, प्यार में अंधी पूजा धर्मेंद्र के साथ मिलकर एक लौते भाई को रास्ते से हटाने का ताना बाना बुनने लगी थी। ऐसी खतरनाक योजना बनाते हुए उसे एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि जिस भाई की कलाई पर वो राखी बांधती रही, उसी भाई की जान लेने पर वो क्यों तुली है। बहरहाल बात 31 जनवरी 2019 की है। रात 10 बजे के करीब घर के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो रहे थे। उस रोज़ भाई के ससुराल में धर्मेंद्र भी रुका था। वो अपनी ननिहाल आया था। वहाँ से वो रात में पैदल ससुराल पहुँच गया। धर्मेंद्र अपने साले अरुण के साथ उसी के बिस्तर पर सो रहा था। रात 2 बजे के करीब अरुण की अचानक आंखें खुल गई। उसे किसी के खुसुर खुसुर की आवाज़ें आ रही थी। उसने जब अपने बिस्तर पर देखा तो चौंका, क्योंकि उसके साथ सो रहा धर्मेंद्र वहाँ नहीं था। दबे पांव अरुण पूजा के कमरे में पहुँच गया। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर उसका खून खौल उठा। धर्मेंद्र पूजा को अपनी बाहों में भरे आलिंग नबद था। यह देखकर अरुण जोर जोर से धर्मेंद्र को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। अरुण को वहां देखकर दोनों घबरा गए और डर भी गए कि कहीं घर वाले जाग गए तो उनकी पोल खुल जाएगी और बदनामी होगी। तभी धर्मेंद्र ने अरुण के मुंह पर कसकर हाथ रख लिया। यह देखकर घबराती हुई पूजा बोली, तुम चिल्लाओ मत, हम दोनों जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। यह सुनकर अरुण उस पर भड़कते हुए बोला, मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा।
फिर पूजा ने भाई को बातों में उलझाकर उसके गले में अपना दुपट्टा डाल दिया। फिर धर्मेंद्र और पूजा फुर्ती से उस दुपट्टे को पकड़कर खींचने लगे, जिससे गला घुटकर अरुण की मौत हो गई। अरुण मर चुका है यह सोचकर दोनों के हाथ पांव फूल गए। पूजा और धर्मेंद्र लाश को ठिकाने लगाने को लेकर परेशान थे। दोनों सोच रहे थे कि सुबह होते ही भाई की अचानक मौत हो जाने से घर वाले परेशान हो जाएंगे। बात पुलिस तक पहुंच गई तो पकड़े भी जा सकते हैं। तभी पूजा को अरुण और दशरथ मौर्य की बेटी कंचन की प्रेम कहानी याद आ गई। खुद को बचाने के लिए पूजा ने यह कहानी बना डाली कि इस कहानी से वो दो निशाने साध रही थी। पहला, अरुण की हत्या का दोष दशरथ और उसके परिवार पर लग जाता, क्योंकि कंचन और अरुण को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। दूसरा, उन दोनों पर किसी को शक भी नहीं होता। खैर, पूजा की मदद से अरुण की लाश को ठिकाने लगाने के लिए धर्मेंद्र ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और घर से 50 मीटर दूर नंदू के आलू के खेत में फेंक आया। कहीं भाई जीवित तो नहीं रह गया, यह जानने के लिए पूजा ने अरुण की नब्ज टटोली। उसे शक हुआ कि उसकी सांस चल रही है। फिर क्या था, वो दौड़ी दौड़ी कमरे में आई और डिब्बे में रखा ब्लेड निकालकर खेत पर पहुंच गई। अपने ही हाथों से उसने भाई का गला रेत दिया। फिर दोनों घर आ गए। खून से सने हाथ पैर धोकर दोनों निश्चिंत हो गए। सुबह होते ही धर्मेंद्र घर लौट गया। घर जाते समय वह पूजा के घर के मेन गेट की कुंडी बाहर से बंद कर गया था, ताकि लोगों को यही लगे कि दशरथ और उसके घर वालों ने उसे धोखे से बुलाकर हत्या कर लाश आलू के खेत में फेंक दी। केस का खुलासा हो जाने के बाद पुलिस ने दशरथ मौर्य और उसके बेटों के नाम रोजना मचे से हटाकर पूजा और धर्मेंद्र को आरोपी बनाते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट में बताएं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।